डेविड आसुबेल के अनुसार सीखने के प्रकार हमने कल शुरू किए थे, जिसमें से सबसे पहला था अधिग्रहण, जो मैंने आपको बता दिया कि जिसमें व्यक्ति क्या करता है, समझ भी लेता है और फिर उसको रट भी लेता है। फिर उसके बाद था रटंत सीखना। रटंत सीखना क्या होता है, जैसे जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, जैसे पहली या दूसरी क्लास के या तीसरी क्लास के बच्चे होते हैं, जिनको हम किसी चीज को समझा नहीं सकते हैं क्योंकि उनकी उतनी मानसिक बुद्धि ही नहीं होती है इतनी कि उनको उस चीज को समझाया जाए, तो उनको इसलिए वक्त यही कहा जाता है कि आप उनको रट लो, या उनको बार बार उस चीज का क्या कराया जाता है, अभ्यास कराया जाता है। जैसे अपन देखते हैं छोटे बच्चों की कॉपी या नोटबुक में आपने देखा होगा, तो उनको ए डालकर दिया जाता है, जैसे ए लिख कर दिया जाता है, तो वो कई दिनों तक चलता है ताकि बच्चा जो है उसको अच्छे से उसको रट ले। या फिर टेबल या पहाड़े वगैरह बुलवाए जाते हैं, गिनती बुलवाई जाती है बार बार, तो वो क्या होता है, एक रटंत होता है ताकि बच्चे जो है उसको पूरी अच्छी तरह से रट ले। तो इस पर क्वेश्चन आता है कि रटंत सीखना जो होता है वो कौन सी कक्षाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो प्राथमिक कक्षाएं जो होती है, यानी जो पहली से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं होती हैं, उनमें अधिकतर प्रयोग किया जाता है रटंत सीखना। फिर उसके बाद आता है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखने में क्या होता है, जैसे किसी बालक को क्या दिया जाता है, किसी विषय वस्तु का पहले अर्थ बताया जाता है उस बालक को, फिर उसके बाद उसको सिखाया जाता है जिससे कि वो लंबे समय तक जो है उसको याद रख सके। हमें कोई भी चीज अगर हमने समझी हुई होगी तो हम उस चीज को कभी नहीं भूलते, ठीक है। रट्टा लगाई हुई होगी तो अगर बीच में से अगर वो चीज गायब हो जाती है ना, तो हम उसके आगे का भी सारा भूल जाते हैं। रटने का तो ये सिस्टम होता है, ठीक है। या तो उसको बार बार रटने का तरीका देखिए, बार बार उसको अभ्यास करते रहो। अगर आप बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो रटा हुआ क्या हो जाएगा, भूल जाओगे। लेकिन अर्थ जानकर उसको चीज को समझा हुआ होता है तो हम उसको कभी नहीं भूलते और वो लंबे समय तक जो है वो हमें याद रहता है। तो वो होता है अर्थपूर्ण सीखना, यानी कि अर्थ समझकर फिर उसको सीखना। फिर आता है खोजपूर्ण सीखना। खोजपूर्ण सीखना क्या होता है, या अन्वेषण सीखना, किसी भी चीज को खोज कर कर सीखना, ठीक है। जैसे जब एक बालक या व्यक्ति किसी विषय वस्तु को सीखते समय उसमें तरीके या विचार भी शामिल कर लेता है। जैसे आपको टीचर ने कोई भी चीज बताई, उसके बाद आपने क्या किया, उसके अंदर कुछ और चीजें ढूंढकर उसके अंदर ऐड कर ली, तो वो क्या हो गया, खोजपूर्ण सीखना हो गया। जैसे मैंने आपको तभी 4 ही लाइनें बताई, आप और भी बुक्स वगैरह देखोगे उसके अंदर आपको 4 लाइनें और मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप उनको भी सीखने की कोशिश करोगे, तो वो क्या हो गया, खोजपूर्ण सीखना या अन्वेषण सीखना हो गया। अब इसके बाद देखो, जैसे सीखना क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है औपचारिक और एक होता है अनौपचारिक। ये ध्यान से समझना, औपचारिक क्या होता है और अनौपचारिक क्या होता है। औपचारिक वो होता है जिसमें नियम लगाए जाते हैं, हमें उन नियमों को फॉलो करते हुए जाना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है, जैसे स्कूल आपका जो होता है वो नियम पे चलता है, इतना निश्चित नियम होता है कि आपको इतना ही पढ़ना है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। टीचर कहेगा उसी दिन एग्जाम होगा, उसी दिन सब कुछ होगा, आपको नियमों में बंद कर रहना पड़ता है वहां पर। तो वो क्या हो जाएगी, वो औपचारिक शिक्षा हो जाएगी। उसमें किसी को कोई मतलब नहीं होता, ना ही तो बच्चों को इतना होता है कि हम फेल हो जाएंगे या पास हो जाएंगे। वो जितना पढ़ाते रहते हैं वो उतना उसको ग्रहण करते रहते हैं, अधिगम होता रहता है, ठीक है। तो वो तो होता है औपचारिक, ठीक है। फिर होता है अनौपचारिक। अनौपचारिक सीखना क्या होता है, कोचिंग में पढ़ना। कोचिंग में पढ़ोगे तो आपका मन करेगा तो आप क्लास लगाओगे, नहीं लगाओगे तो आप बंक मार लोगे, ठीक है। तो उसमें आप नियम के अनुसार नहीं चलते हो, ठीक है। स्कूल में तो क्या होता है, नियम है कि आपको इस क्लास के अंदर ही बैठना है, वहां से आधे घंटे तक हिलना भी नहीं है, टीचर से जब तक परमिशन नहीं मिलेगी। तो वो तो क्या हो गए, औपचारिक हो गए, औपचारिकताएं निभाते हैं ना, तो वो हो गए नियम। और अनौपचारिक में क्या होगा, किसी भी तरह के कोई भी नियम नहीं होते हैं। घर में है, परिवार में है, तो वहां कोई नियम थोड़ी ना होते हैं, ठीक है। लेकिन इनके परिणाम जो होते हैं ना, अनौपचारिक के परिणाम अपन चाहते हैं कि हमारे पॉजिटिव आए। आज आप कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपके परिणाम आप चाहते हो कि हमारे अच्छे से अच्छा आए, पॉजिटिव परिणाम आए। घर में रहते हैं, घर में हम अपने सबसे जो बड़े होते हैं उनके व्यवहार से बच्चे सीखते हैं, ठीक है। तो पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम उनके सामने झगड़े नहीं या लड़ाई नहीं करें या ऐसा कुछ नहीं हो, घर का माहौल खराब नहीं हो, जिससे कि बच्चों पर असर पड़े उस चीज का, क्योंकि बच्चे जो देखेंगे वही सीखेंगे। और वहां भी ऐसा कोई नियम नहीं होता है कि हाँ इतने टाइम के लिए तुम्हें सीखना है, पूरे दिन होता है, ठीक है। एक पूरा दिन होता है बच्चे के लिए, जो घर के अंदर जो कुछ भी होता है वो उसको देख कर सीखे। पड़ोस में भी ऐसे ही होता है, परिवार में कहीं जाते हैं तो भी अपन देख कर सीखते हैं, उसके लिए भी कोई टाइम या कोई नियम नहीं होते हैं। और इसके अलावा खेलना है, पड़ोस है, परिवार है, घर है, कोचिंग है, तो ये सब क्या होते हैं, अनौपचारिक में आते हैं। तो इनमें जो भी सीखा जाता है वो सब अनौपचारिक होता है, और उसमें हमें जो है वो परिणाम की चिंता रहती है। उसमें हमें इस औपचारिक में परिणाम की कोई चिंता नहीं रहती है, वो टीचर की बर्डन होती है, फेल हो गए तो हम अगली बार फिर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अनौपचारिक में कुछ बच्चे होते हैं जो उसको लेकर चलते हैं कि हाँ हम फेल नहीं हो जाए, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ठीक है जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ते जाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं होता है, बस ठीक है जो पढ़ा रहे हैं वो रट लिया, याद किया, पेपर दे दिया,
नंबर अच्छे आ गए तो पास हो गए, नहीं आए हुए तो फेल हो गए। लेकिन अनौपचारिक में सब बच्चे, आज आप भी कोचिंग में आते हो पढ़ने के लिए, तो आप सब चाहते हो कि हमारे नंबर अच्छे आए। और ये भी नहीं होता कि आज आधे घंटे की क्लास है तो कोई जरूरी नहीं है कि आज आधे घंटे की क्लास हो, मन किया तो हमने आधे घंटे की और क्लास लगा ली, ठीक है। लेकिन स्कूल में या औपचारिक में ऐसा नहीं होता है, तो इसमें टाइम की भी बाउंडेशन नहीं होती है अनौपचारिक के अंदर। तो सीखने में जब कोई निश्चित नियम लागू होता हो तो वह क्या कहलाता है, औपचारिक सीखना कहलाता है। तो क्वेश्चन बन जाता है कि जब सीखने में कोई निश्चित नियम लागू होता है तो वह किस तरह का सीखना होता है, औपचारिक सीखना कहलाता है। और जैसे एक विद्यालय में सीखना, या आपसे एक ऑप्शन पूछ लेंगे कि विद्यालय में सीखना क्या है, औपचारिक सीखना है या औपचारिक सीखना पूछेंगे, इनमें से कौन सा एग्जाम्पल जो है वो है औपचारिक सीखना के लिए, विद्यालय में सीखना, कोचिंग में सीखना, घर पर सीखना, परिवार में सीखना, ठीक है। तो जिसमें आपको लगे कि इसके अंदर नियम लग रहे हैं पढ़ने या सीखने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, वो औपचारिक हो जाएगा। जिसमें आपको पता है कि इसमें किसी नियम की कोई लिमिटेशन नहीं है तो वो अनौपचारिक सीखना हो जाएगा। जबकि सीखने में किसी निश्चित नियम या व्यवहार को नहीं देखा जाता बल्कि परिस्थिति के अनुसार सीख लिया जाता है, तो वह क्या कहलाता है, अनौपचारिक सीखना कहलाता है। क्योंकि इसमें परिणाम को देखा जाता है, जैसे घर परिवार में सीखना। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम में मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में। शिक्षण अधिगम यानी कि जिस बच्चों को शिक्षा के द्वारा जो सिखाया जाता है उसमें मनोविज्ञान के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। जिनमें से पहला कथन है शिक्षार्थी को जानने में सहायक, सेकंड है शिक्षक को स्वयं को जानने में सहायक, थर्ड है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक, और डी है शिक्षक की व्यवसायिक वृद्धि में सहायक। तो देखो, जैसे सबसे पहला ऑप्शन है कि शिक्षार्थी को जानने में सहायक, जो भी अधिगम किया जाता है, जो बच्चों को सिखाया जाता है, उससे क्या होगा, शिक्षार्थी को जानने में सहायता मिलती है। बहुत सारी विधियां या बहुत सारी टेक्निक का हम प्रयोग करते हैं जिससे हम बच्चों को जानने में सहायक होते हैं, और जिससे ताकि हमें ये भी पता चलता है कि बच्चों को क्या सीखना है और क्या उनको आता है। तो शिक्षण अधिगम जो होता है, जिसके द्वारा जो विधियां हैं उनका ज्ञान पाकर हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को जानने में सहायक हो सकते हैं। फिर शिक्षक को स्वयं को जानने में भी सहायक है। अगर शिक्षा शास्त्र का ज्ञान एक शिक्षक को होता है तो वो स्वयं को भी जानने में सहायक होता है कि वो कितना पढ़ा सकता है या उसका पढ़ाया हुआ बच्चों को कितना समझ में आ रहा है, उससे वो खुद को भी जानने में सहायक होता है। फिर है प्रभावी अधिगम प्रक्रिया में सहायक। अगर शिक्षा शास्त्र का ज्ञान होगा तो आप अपने अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए क्या करोगे, बहुत सारी विधियों का प्रयोग करोगे, ठीक है, अलग अलग टेक्निक्स की यूज करोगे जिससे कि बच्चों को आप आराम से और कम समय में जो है उनको सिखा सको। तो ये तीनों भी सही है। और फोर्थ है शिक्षक की व्यवसायिक वृद्धि में सहायक। व्यवसायिक वृद्धि में भी सहायक होता है, क्योंकि जैसे स्कूलों में पढ़ाते हैं तो वो क्या है, उनकी जो उन्हें पैसे दिए जाते हैं वो एक सहायक व्यवसायिक वृद्धि जो होती है उसमें भी सहायक होते हैं। तो इसके जो चारों ऑप्शन है वो सही है, यानी कि डी जो है वो ए बी सी और डी, ये चारों भी ऑप्शन इसके सही है। सेकंड क्वेश्चन है, आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। ये कहना चाह रहे हैं कि आशुबेल के अनुसार जो है, आशुबेल के अनुसार सीखने के लिए जो है उन्होंने कई तरीके बताए हैं, जिसमें अधिग्रहण है, रटंत सीखना, अर्थपूर्ण सीखना और खोजपूर्ण सीखना। ये चार तरह के इन्होंने जो सीखने के क्या बताए हैं, तरीके या प्रकार बताए हैं। जिसके अंदर क्या है, रटकर सीखना में तो क्या होता है, जैसे उसको कुछ भी दे दिया जाता है जिससे वो क्या कर लेता है, उसको रटकर सीख लेता है। सेकंड है अर्थपूर्ण सीखना। अर्थपूर्ण सीखना में क्या होता है, जैसे कोई भी उसको विषय वस्तु जो होती है उसको पहले अर्थ बता दिया जाता है पूरी तरह से, और फिर वो उसको आराम से उसको सीख लेता है या उसको याद कर सकता है। खोजपूर्ण सीखना में क्या होता है, जैसे उसको कोई भी समस्या दे दी जाती है, उस समस्या के अंदर ही उसका समाधान होता है ताकि बालक जो उसको आराम से ढूंढ सके, ठीक है। तो ऐसी समस्या का समाधान ढूंढना वो किसमें होगा, खोजपूर्ण सीखना। निरंतर सीखना तो क्या हो गया, उसको लगातार अभ्यास करना हो गया, ठीक है, वो रटकर सीखना में ही आता है एक तरह से। निरंतर सीखना यानी कि किसी चीज को रट लिया और बार बार उसको अभ्यास करते रहो, तो वो क्या, निरंतर सीखना। और खोजपूर्ण सीखना क्या हो गया, कोई समस्या दी जाती है और उसको खोज करना या उसकी रिसर्च करना, तो वो क्या हो जाएगा, खोजपूर्ण सीखना। तो आंसर आ जाएगा हमारा सी, खोजपूर्ण सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण में शिक्षण अधिगम सामग्री की, जो शिक्षण अधिगम के समय जो भी सामग्री उपयोग की जाती है उसकी उपादेयता से संबंधित नहीं है, यानी कि उसके उपयोग से संबंधित नहीं होना चाहिए। इनमें से एक ऑप्शन
इसमें से फर्स्ट है प्रत्यक्ष अनुभव का अच्छा विकल्प, सेकंड है शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक, थर्ड है विषय वस्तु की स्पष्टता, फोर्थ है कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत व सक्रिय बनाना। तो पहला तो देखो, अगर हम शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रत्यक्ष अनुभव होना जो है वो एक टीचर को बहुत जरूरी है। अगर अनुभव होगा तो वो उसी के विषय वस्तु के अनुसार जो है वो उस अधिगम सामग्री को चयन करेगा, उसका सिलेक्शन करेगा, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएगा। तो ये तो हमारा शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित है। सेकंड है शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया में सहायक। मूल्यांकन क्या होता है? बच्चों का टेस्ट करना कि बच्चों को कितना समझ में आया। तो समझ में आया उसके लिए हम अधिगम सामग्री का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए अलग से विधियां होती हैं जिसके अंदर जैसे अपन बच्चों का टेस्ट लेते हैं, प्रश्नावली विधि है या निरीक्षण विधि है, जिसमें अपन उनका क्या करते हैं, निरीक्षण के द्वारा उनका मूल्यांकन करते हैं। बच्चों को मार्क्स दिए जाते हैं ना कि कितने बच्चों के मार्क्स आए, तो वो अधिगम में नहीं, वो उन्होंने क्या सीखा है उसका मूल्यांकन करना होता है, तो वो अधिगम सामग्री में नहीं आता। ठीक है। और इसके बाद थर्ड ऑप्शन है विषय वस्तु की स्पष्टता। विषय वस्तु की स्पष्टता तो होगी, अधिगम सामग्री जो होगी वो उस विषय वस्तु से संबंधित तो हम लेंगे जो विषय वस्तु हमें पढ़ानी है। आज आपको कंप्यूटर में पेंट पढ़ाना है तो आप सबसे पहले पेंट ही खोल के रखोगे, जिससे बच्चों को स्पष्ट पता चल जाएगा कि आज हमें क्या पढ़ाना जाना है, पेंट पढ़ाया जाएगा या MS वर्ड पढ़ाया जाएगा। ठीक है, खोलने पर ही उनको पता चल जाएगा। तो वो क्या करेगा, विषय वस्तु की स्पष्टता बताएगा। नेक्स्ट है जैसे कक्षा कक्ष वातावरण को जीवंत व सक्रिय बनाना। बच्चों को एक्टिव रखने के लिए ही हम इन विधियों का प्रयोग करते हैं, ताकि बच्चे क्या करें, आराम से उसको सीख सके, मजे लेकर सीख सके। यहाँ आज तो हमें बहुत मजा आया सीखने में। ठीक है, तो ये जो है वो अधिगम सामग्री में होते हैं, लेकिन मूल्यांकन की प्रक्रिया में ये सहायक नहीं होता। तो आंसर आ जाएगा हमारा बी।